बारे में कि मैनेजमेंट से जुड़ें, उनसे हम बातचीत करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में बता देता हूँ। ये क्वेस्कॉप जो है ग्लोबल स्टाफिंग कंपनी है, और ये अगर आप देखें तो इसकी जो टॉप 50 कंपनीज में से आती है। ये सिर्फ भारत के दिग्गज कंपनी नहीं है, बल्कि विश्व की दिग्गज कंपनियों में से एक है। और इनके पास जो टीम है वो करीब 3.5 लाख लोगों की है, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और कई जगहों पर। ये अपने इनके पास क्लाइंट्स भी हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 2600 से ज़्यादा क्लाइंटेल वाली ये कंपनी है। और जैसे मैं आपको वर्ल्ड ग्रोथ का तो बता चुका हूँ, कंपनी के 3 मेजर ऑपरेशंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज वर्कफोर्स मैनेजमेंट, जिसको हम WFM कहते हैं। दूसरा ऑपरेशन एसेट मैनेजमेंट, जिसको हम OAM कहते हैं। और तीसरा है ग्लोबल टेक्नोलॉजी सोल्यूशन। इसके अंदर कंपनी ने 3 अपने कामकाज को बांटा हुआ है। मार्जिन्स ठीक है, कंपनी का बीटा ठीक है। ज़्यादातर जगहों पर इनकी रेवेन्यू जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया शुरुआत में कि WFM इनका 66% रेवेन्यू का सोर्स भी है। आगे बढ़े, अब मैनेजमेंट का स्वागत करने का समय है। रवि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। ET स्वदेश के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको नए साल की बधाई के साथ ही शुरुआत करना चाहूँगा सर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। पुराने साल से शुरू करते हुए मैं ये पता करना चाहता हूँ कि पिछला साल आपका कैसा हायरिंग का निकला, इस साल आप कैसे देख रहे हैं, जबकि शुरुआत में ही हमको ओमिक्रॉन जैसा वायरस घेर रहा है। Good question. Wish you all a very happy new year. Thank you very much for having me over. Uh, थैंक यू सर। these kinds of of situations where we begin the year with some news like Omicron or some news like unemployment, etc., is not new to us at all. ये तो पहले भी आ चुकी है ऐसी ऐसी हाल. I mean, we've actually been through this before. It starts like this. We probably are probably at the later stages of the pandemic is how we would look at it. We do believe that the rise of the third wave as we see it today will probably will also lead to a fall in the same direction. The kind of reduction in numbers also we expect to probably happen within this quarter itself, so that from FY23, I mean from the first quarter, things should get back to some kind of normalcy. We had a good, a good Q3 in the sense that most businesses were back to almost normal, except ITES companies and some of the educational institutions which were still shut. Most companies had come back to almost kind of normalcy in Q3. That has been impacted to some extent. How much we will know in the next maybe in about a week or 10 days. We should probably know the exact nature of impact. Otherwise, I think we've kind of become resilient to news like this, and we'll have to get on with this. I mean, we understand this is the hand that you've been dealt with. We have to learn to play it actually. So we will get over this as well, and we are actually at this point of time planning for FY23. All our efforts are into FY23 at this stage, and I don't think that should get impacted significantly with something that's going on currently in our country. रवि सर, एक चीज़ मैं आपसे पता करना चाहता हूँ। मैं एक जनरल बात भी बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा एक स्पेसिफिकेशन भी है, प्रोफेशनलिज्म भी है। जनरल बात यह है कि हमारा देश भी अनएम्प्लॉयमेंट से ग्रस्त है। आपको पता है भारत में भी बेरोज़गारी बहुत है, चुनावी मुद्दा है बाकायदा। कई सरकारें बदल जाती हैं इसी बेरोज़गारी के दर पे। लेकिन जो प्रोफेशनल बात यह है, अगर आप इनसाइट से देखेंगे तो आपको प्रोफेशनल्स की तो बेहद कमी दिखेगी, स्किल्ड लेबर की बेहद कमी दिखेगी। और इस साल ने प्रूव भी किया है कि आफ्टर कोविड जब इंडस्ट्री वापस खुली तो लोगों की कमी आ गई थी। आप जरा हमको बता पाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ, क्या यही ट्रेंड है कि स्किल्स का ही डिफरेंशिएशन है, वैसे और कुछ दिक्कत नहीं है ज़्यादा? You're absolutely right. If you see, I mean, the government ki own admission is that 90% of the total employment in our country is in the informal sector. This is government's own admission in one of their kind of documents. Actually, they have said this. And unlike in the West, we do not have a concept of unemployment compensation for our people here. What is the challenge? The poor in our country cannot afford to be unemployed, so they take up any job that comes by their way. जो भी काम आता है वो लोग they just take the job because they have to pull. I mean, they have to pass that day actually. So the problem in India is not really employment, because we have, I mean, the employment data of about 5% or 7%, which is what the numbers are. These numbers are actually correct.
There's nothing wrong with these numbers because the poor cannot afford to be unemployed in our country. The problem in our country is not employment. The problem in our country is actually wages. In the sense, not everybody gets the wages they want or they deserve. And wages is actually linked to productivity. Wages can only go up with increased productivity. And productivity can actually go up if there is a sustained focus on improving employability in our country. We are trying to correct the mistakes that we have committed over the last 50, 60 years. Since 2015, 2014, 15, when the NDA government came, there's been a sustained effort on improving employability, on revamping the Apprenticeship Act, coming up with newer schemes like NAPS, etc. But there's a lot more that needs to be done actually, because because the population size is so large. The government has done massive amounts of spending on your DDU GKY, your Deen Dayal Upadhyaya, the Gramin Kaushal Vikas Yojana project, PMKVY projects. There are lots of things the government has done, but this is just the starting point. So there's a lot that needs to be done. So productivity is actually the key part. You're absolutely right when you say skill labor is really in shortage. Maybe with sustained efforts that we are putting in today, in about 3 to 4 years or 5 years, we should probably see a lot more skilled youth in our country, a lot more skilled employees in our country today. Right. रवि सर, मैं इसी क्वेश्चन के साथ ही शुरुआत करना चाहूँगा। 2 मेरे और स्पेसिफिक क्वेश्चन है। जैसे आपने भी कहा, हम भी नोटिस कर रहे हैं कि स्किल लेबर की कमी है इंडिया के अंदर। तो एक किस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, किस तरह की जॉब्स अभी ज़्यादा है मार्केट के अंदर, ट्रेंड कौन सा है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले लोगों की ज़रूरत ज़्यादा है, अकाउंटिंग की, फाइनेंस की ज़्यादा ज़रूरत है, किस तरह का ट्रेंड है, ज़रा ये भी आप मेरे को बता देंगे प्लीज़। See, the trends vary from industry to industry. IT में आप देखें तो not everybody can be an artificial intelligence expert, not everybody can be a machine learning expert or a robotics expert. There are certain people who have that skill, and so there is definitely a demand for that. There is basic need. What are companies in the IT industry? If you take the IT industry, there is massive amount of digitization that's happening all over the world. Even in India, if you take, let me give you some numbers. The total number of digital transactions in our country was 1/6 of China a few years back. It's almost 3 times that of China today, and next year it's expected to go to 4 times the number of transactions as what China is seeing. What does this mean? This means that the volume of transactions have actually have really increased so much. And the volume of digital transactions means that I need a backbone to support these digital transactions. That's where we need people today. Be it in developing systems, in scaling these systems up, or could be collections, there could be various areas. So this is what we're talking about. The number of artificial intelligence, machine learning, robotics experts, those are very few that we need. But the massive amount of digitization that companies are embarking on, every small company is today talking about automating their systems, going online. All these things need back-end people, IT support people. Not all of them need to be artificial intelligence or high-end skills. Just the basic skills and the basic awareness is what we need. Same way, if you take across multiple, be it education, be it manufacturing, there's a certain level of automation that's actually being brought about. For all these things, you need basic levels of IT skill sets, and that is what we were probably lacking. And with certain amount of training, I'm sure the present generation is also very quick at learning. And we've also seen over the last couple of years, people have been actually learning very rapidly. And it's quite heartening to see that, there is a certain amount of demand, and we are meeting those demands. There could be some lag in meeting the demand, but there is definitely, people are stepping up to the challenge and getting themselves trained so that they have a better chance of getting a job and better chance of succeeding at their job. ठीक है, इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा लग रहा है सर आपसे बातचीत करके भी, समझ के भी। रवि सर, एक चीज़ मेरे को आपसे और पता करनी है, क्योंकि अब थर्ड वेव के अंदर हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं। पहले आशंका थी आएगी नहीं आएगी, अब तो मान ही रहे, अब तो गवर्नमेंट भी मान रही है कि थर्ड वेव आ चुकी है।
कितना फ़र्क पड़ रहा है सर इससे, और कितना फ़र्क पड़ सकता है आगे भी, क्योंकि लोगों को आदत भी पड़ रही है, लोग अपना सिस्टम भी बदल रहे हैं। अब तो मैंने कई कंपनीज ऐसे देखी हैं जिन्होंने शुरुआत तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे की थी, लेकिन अब उनका वर्क कल्चर है ये। Good one. I think the third wave would probably, I mean, I would hope and believe and think that the third wave will not be as brutal as the second wave was. At least the initial data is not pointing in that direction. And hopefully, for whatever we have seen, they expect it to kind of peak in February, which means that by March, if it starts going down, we do believe that by April of next year, things should be back to some kind of normalcy. People coming back to offices, we were hoping that people would come back to offices. Our operating asset management vertical or the segment has been impacted because of the lockdown, because of ITES companies not being opened up yet. We were hoping that Q4 people will get back to offices, but looks like that will probably get pushed to Q1 of next year. Work from home is here to stay, but it is having an impact on employee culture, employee morale. So I think we'll probably see a more hybrid model as we go along the way. Not everybody would be working from home. They'll probably see a hybrid model. Some categories of people will probably work from home. They'll come into office. I mean, it's all early days still. I would not like to comment much on it. There are experts who can talk on it more, but I think we will probably see the emergence of a hybrid model in the whole working environment itself, actually. ओके सर, आप मेरे को ये भी बता पाएंगे इस समय किस इंडस्ट्री की तरफ से ज़्यादा डिमांड है? कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा टैलेंट को पूल कर रही है इस समय? Okay. If you see hiring statistics, if you see hiring ka jo, if you look at the data, BFSI, which includes the fintech companies, the banking, financial services, including fintech, insurance companies, have been leading the hiring for us over the last almost about 18 months now. After the first wave came and after the first wave went, there's been a big resurgence in BFSI, especially with fintech taking the lead. Lot of collection work, lot of loans. So BFSI has been at the forefront. We've also seen some amount of e-commerce activity has picked up tremendously over the last 2 years. E-commerce has done very well. Retail is not back yet. Retail in some form was coming back with malls opening up in a very limited way. But we do think come April, May, I think retail should start coming back. Manufacturing is also coming back in actually quite a strong way. So overall, I think except for retail, organized retail, and to some extent, these malls and other things opening up, we see most of the sectors opening up, led strongly by BFSI and e-commerce. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आपसे आज बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और आपने बिल्कुल क्लियर विजन रखा। ऑल्दो वैसे आप ग्रुप सीएफओ हैं, मैं तो ये समझ रहा था कि आप सिर्फ आंकड़े जानते हैं, बल्कि आप इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से और बहुत ही इजी तरीके से आप बता रहे थे। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद करते हैं 2022 में वापस आपसे जल्दी मुलाकात होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच ET न्यूज़ स्वदेश को आज समय देने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खैर इसी कंपनी में बातचीत करने के लिए अभी रवि सिंह भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। एक और रवि हैं, ये तो खैर कंपनी के ग्रुप सीएफओ थे, अब एक एनालिस्ट जुड़ेंगे, उनका नाम भी रवि ही है। तो कोइंसिडेंटली आज दोनों रवि से बातचीत हो जाएगी और ज़रा कंपनी के बारे में आइडिया ले लेंगे। लेकिन इस बीच ज़रा क्वेस्कॉप के लेवल्स वगैरह हम आपको ज़रा और बता देते हैं कि कहाँ पे किस किस का कितना कितना रिटर्न आपको क्वेस्कॉप ने दिया और ये शेयर कैसे चला। आप इसका एक काम कीजिए, इसका टुडे, इसका 7 डेज़, इसका मंथली, इसका ईयरली, ये सारा डाटा एक बार आप फायर करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले 1-1.5 साल के अंदर। अगर आप वैसे देख रहे हैं हाल फिलहाल में तो एक अच्छा पुल बैक है, 750-800 से कंपनी करीब 850 तक पहुंची है, 800 से 850 तक। लेकिन इसने जो रिटर्न दिया, सिर्फ मैं इसी साल का ही बोलूँ 2021 का, जो पीछे गया साल था, अप्रैल से लेके कंपनी में करीब 30-40% तक का राइज आया इन द टर्म्स ऑफ प्राइसेस। ये शेयर काफ़ी अच्छा चला अगर आप इस हिसाब से इसको देखते हैं। अब एक और रवि, जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत।
रवि सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अभी हम क्वेस्ट कॉर्प के ग्रुप CFO रवि से ही बातचीत कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हमारी कंपनी वैसे तो काम ठीक चल रहा है, कोविड आया है, निकल जाएगा, वर्क फ्रॉम होम से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, इंडस्ट्री की डिमांड बहुत अच्छी है, कंपनी के 3 ऑपरेशन है, सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स की प्लेसमेंट से ही ये पैसा ज़्यादा कमाते हैं। आप जरा बताएंगे, आप अपना व्यू पॉइंट क्या रखते हैं क्वेस्ट कॉर्प पे? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अपने आप में एक यूनिक कंपनी का स्ट्रक्चर है जो कि काम कर रही है। कुछ पॉइंट को यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा मैं। देखिए, जिस तरीके से कंपनी के नंबर्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इनकी काफी बेहतर देखने को मिली है, लेकिन ईयरली कंपैरिजन में अगर जाते हैं तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट कंपनी से देखने को मिलता है। और इन्वेस्टर के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको सही समय पे प्रॉफिट बुक कर ले, निकल जाए, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब जो मैनेजमेंट का अभी मैं सुन रहा था, आपने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे डिम्पी जी, और यही खास बात है कि आप सब चीजें निचोड़ के निकाल के लेके आते हैं, जिससे हमें भी बहुत इजी हो जाता है किसी भी कंपनी के बारे में व्यू देने में। अब जिस तरीके से अभी कोविड के केसेस इंक्रीज हुए हैं, उसका इम्पैक्ट आगे जरूर देखने को मिलेगा, चाहे आईटी हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, ई कॉमर्स हो, रिटेल हो, माइनिंग हो, मैकेनिकल हो, और इसका इम्पैक्ट जो है वो आगे कंपनी में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो करंट लेवल से थोड़ा सा अट्रैक्शन कम दिखाई देता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से 8 से 10% का करेक्शन स्टॉक अभी दिखा सकता है। तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 700-720 के आसपास जो है ये अट्रैक्शन फिर से स्टार्ट होगा और आगे आने वाले समय में कंपनी की ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 16-17% की कंपनी ग्रोथ दिखाएगी। तो आप सही जगह निवेश करेंगे तभी आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो अपसाइड के टारगेट की बात करें तो 900-950 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले 3 महीने और 6 महीने के अंदर। और साल भर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो जो क्वार्टर्स में नंबर अगले क्वार्टर में रिलीज होंगे उससे ज्यादा क्लियरिटी होगी। अभी सिचुएशन के हिसाब से मुझे लगता है कि स्टॉक में थोड़ा सा रुकना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट के लिए जो मैंने बेहतरीन लेवल कोशिश की है निकाल के लाने की, उन लेवल्स पर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आपके आंसर में दो चीज़ छुपी हुई है। पहला, अभी तो खरीदना नहीं है, लेकिन फिर भी खरीदना है। खरीदना कहाँ है? जहाँ पे थोड़ी गिरावट आ जाए। फिर चलेगा कहाँ तक? 9.5 तक आ जाएगा, 950 तक आ जाएगा। तो ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। अभी होल्ड करना है, नीचे आए खरीदना है, 950 तक का टारगेट।